हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम क्या है रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के ऑलमोस्ट जो सभी कंसेप्ट था वो सभी हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। लगभग 5 लेक्चर लगा था, 4 से 5 लेक्चर, उन सभी में हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिए हैं। 1.1 से लेकर 1.4 तक जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नवाली में, है ना, एक्सरसाइज में 1.4 तक, उन सभी कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्नवाली एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कि जो भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, जो भी क्लास में पढ़ाई होगा इन सभी को हम लास्ट में टाइम देते हैं स्क्रीनशॉट देने के लिए, ठीक है। क्लास के एंड में इन सभी को हम दे देंगे, ठीक है। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, उसमें जाकर देखिएगा। तो उसमें सीबीएसई बोर्ड कुछ करके लिखा गया होगा और वहाँ पर लिंक है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर क्लास 11th प्लस जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, ठीक है, तो उसको जरूर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए तो सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, हमें प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225। तो इसको भी हम लोगों ने क्या किए हैं, यूक्लिड विभाजन जो यहाँ पर एल्गोरिथम है इसके जो मेथड है इस विधि से भी हम लोग क्या किए हैं, सॉल्यूशन किए हैं कंसेप्ट में, ठीक है। जो भी कंसेप्ट था उसमें ना इसको बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये करना रहता है कि ए और बी मानना रहता है ना। और इसके बारे में भी हम कंसेप्ट में ही बताए हैं कि ए और बी किसको माने और ए और बी ही क्यों माने, है ना। 135 एंड 225, तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको ए मान लेते हैं और जो छोटा होता है उसको बी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं इसको हम कंसेप्ट में बताए हैं कि यदि बड़ा है और बी यदि छोटा है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, और यदि ए यदि छोटा रहेगा बी यदि बड़ा रहेगा तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीजन जानने के लिए तब तो उसमें जाना पड़ेगा कंसेप्ट वाले क्लास में, नहीं तो यहाँ पर हम लोग चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे बड़ा वाला को ए ले लिए और छोटा वाला को बी ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 225 हो गया और 135, 135 से हम लोग तो 225 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 135 में से 135 बन जाए 135, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, फिर उसके बाद 5 0 हो गया और 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो 0 हो जाएगा, 135 यहाँ पर हो जाएगा एंड 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये आप खुद से करिएगा, ठीक है, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, तो आप बचपन में सीखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा और 90 यहाँ पर आ जाएगा, तो 45 टू जा कितना होता है 90 होता है, यहाँ पर 0 हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो मेथड है ये हम लोग पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सब मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड से हमारा एचसीएफ 45 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को बोला है यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर उसके मेथड से हम बनाए हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में भी अगर आता है तो आपको क्या करना है, इसको बगल में लिखना है ना, इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज यहाँ पर करना है और इसको बगल में लिखना है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जो कि आपको ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ए यहाँ पर बी तो हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, एंड जहाँ यहाँ पर एक रूल होता है कि जो आर होता है वो 0 से बड़ा और या फिर उसके इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है, एंड बी से हमेशा आर जो है ना छोटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ए कितना है इसमें, फर्स्ट वाले टर्म में यहाँ पर ए जो है ना 225 है, तो हम लिख दिए। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं 225 इज इक्वल टू में यहाँ पर बी है, बी को देखेंगे ध्यान से तो 135 है, 135 है, 135 हम यहाँ पर ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 है, ठीक है, एक तो एक ले लिए। चूंकि ऐसा इसी को क्यों ले रहा है, क्योंकि ये क्यू है, तो क्यू के प्लेस पर क्यू के जगह पर 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिए। आर उसके बाद बोला है, तो आर कितना आया है, आर को शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो शेषफल 90 आया है, तो 90 हो गया। चलिए एक बार और बताते हैं। सबसे पहली बात
कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है इसी टाइप में यहाँ पर रखना है, ठीक है। यही यूक्लिड एल्गोरिथम जैसे ही बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ए इसमें कौन है, ये है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है। तो हम बताए थे कंसेप्ट वाला लेक्चर में कि ए इसको बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं, क्यू इसको बोलते हैं, आर इसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि 225 जो है यहाँ पर ए माना गया है और बी को 135 माना गया। तो हम क्या बोले हैं कि बी इसको कहते हैं, तो बी की जगह देखिए तो ये वाला है ना 135, और क्या बोले हैं इसको क्या बोले हैं, ए बोले हैं। तो ए की जगह पर देखिए तो 225 है, तो 225, ठीक है। और इसको नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर, और आप पहले से भी जानते हैं कि इसको सेसफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। क्लियर है। अब चलिए, अब यहाँ पर जैसा कि इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दिया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए इसको बोलते हैं, तो 225 लिख दिया इसके जगह पर। उसके बाद बराबर है, इक्वल है, सॉरी इज इक्वल टू का साइन है, हो गया ये वाला। उसके बाद है बी, तो बी इसमें कौन है, ये वाला है, तो सॉरी 135 हो गया, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई गुना क्यू किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अरे सर इसको बोलते हैं क्यू, है ना। तो क्यू की जगह कितना है 1 है, तो 1 दीजिए यहाँ पर। प्लस है, प्लस दीजिए। प्लस के बाद क्या है, आर है, तो आर कौन है इन सभी में, ये वाला है, तो 90 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब तक जीरो नहीं आएगा, जब तक हमारा यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर जब तक हमारा जीरो सेसफल बोलते हैं ना, जब तक हमारा सेसफल जीरो नहीं आएगा तब तक ऐसा स्टेप हम करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इतना में हो गया है क्लियर, तो सेकेंड स्टेप अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इतना में क्लियर हो गया। देखिए अब ध्यान से देखिए, जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज अब फिर यहाँ से शुरू हो गया, ऐसे करके फिर यहाँ पर भी, इसमें भी, यहाँ पर भी। इतना तो आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि जिस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ उस टाइप से अब फिर यहाँ पर हो गया। तो फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसमें खोजेंगे कि इसमें यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या है ए, ठीक है। तो ए इसमें से फिर ए कौन है, ये वाला है या फिर ए वाला या फिर ए वाला या फिर ए वाला, ठीक है। तो इसमें से ए वाला है 135, तो 135 हम ले लिए। उसके बाद क्या होता है, बराबर का यहाँ पर साइन है, तो बराबर का साइन, फिर बी बोला है, तो इसमें से बी कौन है, ये वाला है ना, अभी ना बताया। तो बी 90 हो गया, तो 90 यहाँ पर दे दिए। उसके बाद गुना है, तो गुना हो गया। क्यू कौन है, क्यू ये वाला है या फिर ये वाला, क्यू 1 है, तो 1 हम दे दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस, आर कौन है, जो सेसफल आता है वही तो आर होता है, तो इसका सेसफल कितना आया, 45 आया, 45 हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, एक और स्टेप है, देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद 0 आया है, ठीक है। तो एक और स्टेप है, तो एक और स्टेप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इसको बी बोलते हैं, तो बी यहाँ पर सॉरी इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो ए है, तो ए की जगह पर 90 हो गया, ए इक्वल टू में बी है। अब बी की जगह पर 45 है, 45 हो गया। क्यू की जगह पर 2 है, 2 हो गया। प्लस है तो प्लस, आर की जगह पर कितना है 0, लीजिए 0, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। इसका एक रूल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये रूल ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसी पर हमें क्या ये सब रख देना है, ठीक है। इस मेथड से तो हम बनाए हैं, पर इस चीज को हम इस पर रख दिए हैं, जिसके कारण हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में परिवर्तित हो गया है ना। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख दिए, हो गया हमारा जिस टाइप से बोला है सोल्यूशन करने के लिए उस टाइप से हम सोल्यूशन कर दिए। अब हम आपको कंसेप्ट क्लास में बताए थे कि अब यहाँ से आप देखकर बताएंगे, तो यहाँ पर 45 हमारा क्या हो गया, मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। तो अब इसमें से हम कैसे लिखेंगे, तो अंतिम भाजक 45 है, इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्या बोलेंगे, ये वाला 45 जो है ना अंतिम भाजक है, सो इसलिए क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 45 है, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर भाजक यही ना है 45, तो 45 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। भाजक को ही HCF बोलते हैं, भाजक को ही HCF बोलते हैं। HCF किसका HCF आया है, देखिए यहाँ पर इतना पर भी आंसर दे सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। HCF किसका HCF, तो क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखेंगे तो 135 और 225 है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि HCF 135 एंड 225 इसी का ना HCF है। कितना आया इन दोनों का HCF, 45 आया, ठीक है।
इन दोनों का एचसीएफ 45 आया तो हम 45 यहाँ पर आंसर दे दिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यूक्लिड भाग एल्गोरिथम से ऐसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अतः अंतिम भाजक जो भी रहेगा उसको हम लिख देंगे, इसलिए एचसीएफ 45 है। और या फिर इस फॉर्म में लिखे तो या फिर इस फॉर्म में लिखे तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दोनों हमारा सही है। ठीक है, इस टाइप से भी, और अधिकतर अगर कहेंगे तो इस टाइप से अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जिसका एचसीएफ है उसी को यहाँ पर लिख कर लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसा क्यों बनाए हैं, इसको ना भी बनाते तो भी चल जाता, जो कि हमें क्वेश्चन में तो ये कहा नहीं है बनाने के लिए, हमें तो केवल कहा है यूक्लिड एल्गोरिथम से बनाकर हमको दे दीजिए आंसर क्या होगा एचसीएफ। तो हम इसको इसलिए बनाए हैं ताकि हमें हेल्प मिले यहाँ पर, डायरेक्ट हमें यहाँ पर ऐसे अगर माइंड में करे तो हो जाएगा, पर बना लेंगे यहाँ पर तो बेटर रहेगा, सीधा सीधी देख कर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 196 एंड 38,220 है। ठीक है, 196 और 38,220 ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आपको क्या बोले हैं कि सबसे बड़ा वाला को ए मान लेना है, छोटा वाला को बी मान लेना है। सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, तो 38,220 दिख रहा है, तो ए इज इक्वल टू ए वाला हो गया, एंड बी को 196 मान लिए क्योंकि ये छोटा है। फिर इसके बाद हम कौन सा काम करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम छोड़ देंगे, पहले इसका काम करेंगे। ठीक है, ताकि जिस मेथड से हम पहले जानते हैं उसी मेथड से हम पहले बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमें इधर लिखने में इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट, 196 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 38,220 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,220 आ जाएगा, तो 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मीन्स है गुना करेंगे, तो 38,220 आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा। 196 में 195 से गुना करेंगे तो हमारा 38,220 आ जाएगा। सब 0 0 अब हो गया, मतलब एक ही बार में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कट गया। ठीक है, भाग लग गया। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब इस चीज को इस पर बैठा देंगे। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठाएंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहला इसमें ए है तो ए की जगह पर कितना है, इसको ए बोलते हैं 38,220, जो बीच में यहाँ पर रहता है ना इसको ए बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं जी, भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य यानी कि भाज्य को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ए से सूचित किया जाता है, तो भाज्य का साइन ए है। ठीक है, तो ए हम दे दिए और इसीलिए यहाँ पर ए दिए। ठीक है, तो ए इसमें कौन है, 38,220, 38,220 इज इक्वल टू में क्या हो गया, बी। बी कौन है, बी वाला 196, 196 हो गया, गुना या फिर मल्टीप्लाई क्यू कितना है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं। लीजिए क्यू 195 है, 195। आर शेषफल कितना आया है, 0 आया है, 0 हो गया, एक ही बार में खत्म हो गया। आगे देखते हैं, अतः हमारा लास्ट जो भाजक आया वो क्या आ जाएगा, 196 है। इसमें लास्ट भाजक कहाँ आया है ना, एक ही बार में डिवाइड हो गया, तो इसीलिए अतः भाजक हमारा 196 है, इसलिए एचसीएफ 196 ये वाला आंसर हो जाएगा। या फिर आप एचसीएफ जैसे इसके पहले वाला बताए थे कि एचसीएफ 196 एंड 38,220 एंड दोनों टाइप से ब्रैकेट देकर इज इक्वल टू में हमारा 96 आंसर हो जाएगा, 196 आंसर हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ आया। ठीक है, अरे हम कैसे बोले हैं, इस फॉर्म में बोले हैं कि इस फॉर्म में कि इसको जो है ना, इसको किधर गया, इसी को ना, इसको जो है ना इस फॉर्म में लिखकर तब हम एचसीएफ में आंसर देंगे। ठीक है, इसमें इसी टाइप में दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एचसीएफ 196 एंड 38,220 का जो एचसीएफ आया 196 आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया थर्ड नंबर 867 एंड 255। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 867 और 255। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, ए और बी मान लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए किधर है, दोनों में बड़ा कौन है, 867, 867 ए बड़ा है तो हम ले लिए, और बी को क्या रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए, तो 255 हो गया। ठीक है, 255 हो गया। तो अब अगला काम क्या करना रहता है हमें कि इसका मसा निकालना रहता है। तो मसा हम जैसे निकालते हैं वैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, 255 ले लिए और 867 ये वाला हो गया। ठीक है, तो 255 में अब 3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए 5 3 कितना होता है ना, 5 3 15, चलिए 5 3 15 है ना, 1 हैंड में, फिर 5 3 15 और 1 6 है ना, 16 हो गया 6, और फिर 1 हैंड में, 2 3 कितना होता है 6 होता है, 6 और 1 कितना होता है 7। ठीक है, तो 7 में से 5 जाएगा 2 और 6 में से 6 जाएगा 0 है ना। नेक्स्ट काम
अगला जो यहाँ पर हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 सॉरी 8 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करेंगे 255 यहाँ पर आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे 102 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है, एंड 2 में 0 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 में 2 1 2 होता है, 2 1 2 सॉरी क्या करें हम, 2 1 कम 2 होता है। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 102 को अब यहाँ पर लेंगे और 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 से 51 1 जा 51 होता है, 51 दूना कितना होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, एंड 2 5 कितना होता है 10 होता है, तो 10 हो गया। तो अब यहाँ पर 0 0 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना रहता है कि हमें मसन निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए जब तक 0 आएगा नहीं तब तक करते जाना है। तो 0 आ गया कि नहीं, तो आ गया, तो अब क्या करेंगे, हमारा मतलब है कि 51 हमारा क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आ गया, मौसा आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो R होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हई जो मुंह है ना, जिस्म है मुड़ेगा वही बड़ा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि R जो है ना वो B से छोटा होगा। ठीक है, तो मुंह जिसमें मुड़ा है वही तो बड़ा होगा, और जिसमें मुड़ा है इसका ये वाला दोनों सिरों हई मतलब सिर, तो ये वाला छोटा हो गया। ठीक है, इसका मुंह जिसमें खुला रहेगा, ऐसे खुला रहेगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा, जिसमें बंद रहेगा वो वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन है, A B Q और R। ठीक है, तो ये वाला हमारा A है, ये वाला B है, ये वाला Q है, ये वाला R है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना रहता है, A। तो A 867 है, तो 867 हम ले लिए, इज इक्वल टू में B किधर है 255 गुना, यहाँ पर गुना कैसे है साइन, एंड Q है तो Q इसको बोलते हैं तो 3 हो गया। क्लियर है, प्लस है तो प्लस R किधर है, R इसको बोलते हैं 102 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर। तो सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में A 255 है, 255 हम यहाँ पर ले लिए, और B किधर है, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, 102 है तो 102 गुना Q इसको बोलते हैं Q 2 प्लस R जो नीचे बचता है, यहाँ पर 51 बचा है तो 51 ले लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अगले स्टेप में तो ये वाला है तो 102 हमारा A है, ये वाला हमारा B है 51, एंड ये वाला हमारा 2 जो है ना Q है। ठीक है, भागफल है तो यहाँ पर 2 हो गया, प्लस ये वाला हमारा क्या है R है, तो R क्या आया है 0 आया है 0, तो 0 आ गया तो यहीं पर अब समाप्त कर देंगे और क्या लिख देंगे, हमारा अंतिम भाजक 51 है। सो इसलिए हमारा HCF किसका HCF तो 867 एंड 255 867 और 255 का जो HCF आया वो 51 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जो भी हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगाकर जो कंसेप्ट वाला क्लास लिया गया है उसको देखें, बिना एफर्ट लगाए नहीं पॉसिबल है, समझ रहे हैं बात को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हमें शो करना है, दर्शाइए कि कोई भी जो पॉजिटिव विषम धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। तो जैसा कि कंसेप्ट वाले क्लास में बताया गया था कि A बराबर BQ + R, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला बोला है 6q + 1, तो ध्यान से देखिए A यहाँ पर नहीं दिया है, ऐसे लिख सकते हैं A बराबर BQ + R, B की जगह पर 6 है और R की जगह पर 1 है। ठीक है, तो इसी बात को थोड़ा सा ध्यान से लीजिए कि A बराबर BQ + R जो कि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, और यहाँ पर दिया क्या है 6q + 1, तो हमने क्या किए 6B की जगह 6 दिया है तो 6q दिया है तो q प्लस R की जगह 1 है तो 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें A नहीं दिया है, A के बाद क्या होता है, A के बाद A नहीं दिया, A के बाद क्या होता है BQ + R, तो BQ + R दिया हुआ है,
तो b की जगह पर 6 दिया है, r की जगह पर 1 दिया है, तो b वही काम यहाँ पर हम कर दिए कि b की जगह पर वहाँ पर क्या दिया है 6, लीजिए 6q प्लस r के प्लेस पर जगह पर 1 है तो 1 दे दिए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज ये वाला हुआ। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं 6q प्लस 3 दिया है और उसके बाद थर्ड में 6q प्लस 5। ठीक है, तो इसी चीज को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम वही काम किए, a बराबर bq प्लस r लिए, तो फिर से हम कहेंगे कि यहाँ पर भी a नहीं है तो a इज इक्वल टू में b की जगह b इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर 6 है तो 6 हो गया, एंड q तो q हो गया, प्लस r कितना है, r की जगह पर 3 दिया है तो 3 ले लेंगे। इसी टाइप से थर्ड वाले में 6q प्लस 5 है, 6q प्लस 5 है तो a बराबर bq प्लस r फिर से ले लेंगे, और ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर 6 दिया हुआ है b की जगह पर, तो वही काम हम यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर 6 हो गया, एंड यहाँ पर q है तो q हो गया, प्लस r की यदि जगह पर ध्यान से देखेंगे तो 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 लिखे है ना। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया जो बताना था, है ना, कंसेप्ट के दृष्टि से जो बताना था ये वाला हो गया। बट यहाँ पर क्वेश्चन को भी और समझना है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा और। ठीक है, इसके रूप का तो बोला है, बट ऊपर जो बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कोई भी बोला है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बस वो धनात्मक होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो ये 13 लिए हैं 13, ये धनात्मक है और विषम है, सम नहीं लेना है। और क्यों नहीं लेना है, ये कोई बात ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, ये तो खुद ही बोला है। क्वेश्चन जब बोल रहा है कि धनात्मक विषम लेना है तो हम विषम ही ना लेंगे, तो लीजिए विषम हम ले लिए, 13 ले लिए। ठीक है, 13 हम लिए। ठीक है, विषम पूर्णांक क्या इसके रूप का होता है, इन तीनों में से किसी भी रूप का होता है। अगर कोई धनात्मक का विषम पूर्णांक लेते हैं तो थोड़ा सा समझिए, धनात्मक विषम पूर्णांक हम 13 लिए और ये 6 कहाँ से आया, तो 6 हम बताते हैं कहाँ से आया। आप खुद बताएं कि b कितना है, इस क्वेश्चन में b कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, 6 दिया है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो हम इधर भी हम आपको बता दिए हैं कि b की जगह पर 6 दिया हुआ है, b की जगह पर 6, यहाँ पर भी b की जगह पर 6। ठीक है, r से मतलब नहीं, ध्यान से समझिए, पहले b के जगह पर तीनों में 6 दिया, या फिर ऐसा कहें कि क्वेश्चन में जो है ना 6 दिया हुआ है, तो हम 6 से भाग देंगे, किस में देंगे, 13 में देंगे, 13 में देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी विषम पूर्णांक आप ले लीजिए, बस वो धनात्मक होना चाहिए, तो हम धनात्मक ले लिए। धनात्मक विषम पूर्णांक 13 लिए हैं और इसमें 6 से हम भाग देंगे। क्यों 6 से भाग देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में b के जगह पर 6 दिया है और b से ही तो भाग दिया जाता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि b से भाग दिया जाता है, a में b से भाग दिया जाता है। इसको अभी कुछ देर पहले बताए थे, a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। तो a में मतलब 13 में b से, b मतलब यहाँ पर 6 दिया है तो 6 से भाग दिया गया है। ठीक है, इस बात को अगर नहीं समझे तो कंसेप्ट में बताए हैं। ठीक है, खैर हम यहाँ पर आते हैं, बी क्वेश्चन में 6 दिया है तो 6 से ही भाग दिया जाता है, तो 6 2 जा कितना होता है, 6 दूना 12 होता है, 3 में से 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा। तो आप खुद बताएं कि आया कि नहीं उस रूप का, इसका शेषफल कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पर 1 होगा कि नहीं, सॉरी 1 होगा नहीं, यहाँ पर 1 आया ना। इस क्वेश्चन में सबसे पहला 6q प्लस 1 दिया है कि जब 6 से आप भाग करेंगे तो जो आपका r आएगा, शेषफल आएगा, वो 1 आएगा। जब आप 6 से किसी भी विषम पूर्णांक में भाग देंगे, 6 से किसी भी विषम पूर्णांक में, जैसे हम 13 विषम पूर्णांक लिए, भाग देंगे तो या तो आपका शेषफल 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। इसी टाइप से किसी और विषम पूर्णांक में भाग देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे हम 15 में दिए, 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 दूना 12 होता है, यहाँ पर कितना शेषफल आया, 3 आया, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर तो है ही। इसी टाइप से एक और हम ले लिए हैं कि 6 से यदि 29 में हम भाग दे रहे हैं तो 6 चौका 24 होता है, 24 होता है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया शेषफल। बात को समझ रहे हैं ना कि हमें 6 से भाग देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है, और बोला है कि यदि आप 6 से भाग देंगे किसी भी विषम पूर्णांक में, सम में नहीं, विषम पूर्णांक में, ऑड नंबर्स में, तो आपको क्या आ जाएगा, शेषफल या तो 1 आएंगे या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 3 आया है और यहाँ पर 5 आया है। इसके अलावा आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक।
ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक उठाकर और उसमें 6 से भाग देकर देखिए कि क्या ये सही बोल रहा है या गलत। हम तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेकर बता ही दिए कि 1, 3 और 5 आ ही रहा है शेषफल के जगह। ठीक है, आर को ही ना शेषफल बोलते हैं सर, तो आर के जगह पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो तीनों के रूप का आ गया। ये हमारे क्वेश्चन के कहने का मतलब था। ठीक है, आई होप आप कहने का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, कि यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आप लेते हैं तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक 13 लिए हैं, 13 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद क्या होता है कि इतना 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 के रूप का आता है। ठीक है, या तो इस रूप का आएगा, या तो इस रूप का आएगा, या तो इस रूप का आएगा। ठीक है, तो इसी रूप का तो आया सर, 6 तो है ही यहाँ पर जो कि इसमें बोला है, और इसी से हम 6 उठा के भाग दिए हैं। 1 आ जाएगा शेषफल, 3 आएगा, 5 आएगा, तो वो तो आया ही है कि रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो क्यू का बात अभी छोड़िए, एक क्वेश्चन आप समझ लिए ना इस टाइप से कि भाग देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और इसको हम समझा ही दिए हैं। ठीक, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये हम समझाने के लिए लिए थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग बनाकर इसको दिखा देते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं, हम समझाने के लिए लिए थे कि आप इस टाइप से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा इतना इतना इतना। ठीक है, बट यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या कर रहा है कि दर्शाने के लिए, शो करने के लिए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ना, कि बताए थे उसमें बहुत सारे चीज है ना, कि हम तो जान रहे हैं ना कि हाँ ऐसे होता है, भाग देंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा, बट वो कह रहा है कि शो करके दिखाओ, हमें दर्शा के दिखाओ, दर्शा के, है ना। जिस टाइप से कोई शो होता है, शो को आप देखते हैं, है ना, उस टाइप से कह रहा है कि शो को आप दिखा कर दिखाओ, है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये हम समझने के लिए लिए, समझाने के लिए दिए थे। ठीक है, अगला जो बता रहे हैं उसको लिखना है, या तो बोर्ड में पूछे तो अपने माइंड में रखने के लिए। ठीक है, और अपने माइंड में रखने के लिए दोस्तों तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए हैं, माने हैं, लेट्स, कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अरे दोस्तों हम ए ही क्यों माने, इसके अलावा कोई और क्यों नहीं माने। दोस्तों आप एक बात बताएं, यहाँ पर हम किस में भाग दिए हैं यही हमको बता दीजिए। ये 6 से 6 से हम 13 में भाग दिए हैं, 6 से 13 में भाग दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो बी तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है, 6 दिया ही है क्वेश्चन में, ए यहाँ पर नहीं दिया है। सो इसीलिए हम माने हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए, यहाँ पर कह रहा है ना, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 13 लिए हैं, 15 लिए हैं, 29 लिए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ए ही ना बोलते हैं। तो हमें वहां पर दिखाना है, तो हम लिख कर दिखाएंगे कि माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, तो ए है, ए के जगह पर आप 13 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, कोई भी विषम पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है, तो हमें दर्शाना है तो हम ए लिए हैं। क्या ए के अलावा कुछ और क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए से जो है ना इसको डिनोट किया जाता है, भाज्य को। ठीक है, इसको भाज्य बोलते हैं, हिंदी में भाज्य बोलते हैं, और ए से उसको डिनोट किया जाता है, इसीलिए उसको ए बोले हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आप, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और बी 6। क्या आपको 6 समझ में नहीं आया? अभी ना क्वेश्चन में हम बताए हैं कि बी इस क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 से ही ना भाग दिए हैं, तो जिससे भाग दिया जाता है उसको तो बी ही बोला जाता है, तो इसीलिए बी इक्वल टू हम 6 ले लिए। ए हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और ए क्वेश्चन में नहीं दिया है, ए आपको खुद से कंसीडर करना है, लेना है। आप कोई भी विषम पूर्णांक ले लीजिए, वही हमारा ए हो जाएगा। कोई भी विषम पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, बस उसको ले लीजिए। ठीक है, वही हमारा ए है, और बी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, तो हम ले लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ वेयर जो आर है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, और बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मतलब रूल है उसका। एंड अब क्या है, चूंकि b इज इक्वल टू 6 यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ पर माना नहीं गया है,
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पर वही तो लिखे हैं कि चूंकि b इज इक्वल टू 6 है, तो अब इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये b नहीं है सर, 6 है, हम भी b लिखे थे पर यहाँ पर बाद में याद आया तो यहाँ पर हम 6 लिखे हैं, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पर लिखे हैं, तो b इज इक्वल टू हमें पता चला कि 6 है, क्वेश्चन में 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, a तो पता नहीं है, a तो हम माने हैं, तो a इज इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा b, तो b तो पता है 6 है, तो 6 एंड q प्लस r, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, r ले लिए। अब जहाँ r जो है ना वो 0 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है और b से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये b नहीं है, ये भी 6 है, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग a वाला और इस रूल के अकॉर्डिंग a वाला, ठीक है। इसमें b कितना है, 6 है, तो यहाँ पर b कितना होगा, 6 होगा। इसमें b, यहाँ पर b 6 है, तो यहाँ पर b हम 6 लेकर 6 प्लस आर लिए हैं, तो यहाँ पर भी जो रूल इसके लिए, अब ये वाला रूल इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, कि r जो है ना वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या था कि r जो है ना वो b से छोटा होगा, तो b यहाँ पर मालूम नहीं था, यहाँ पर तो b मालूम है, तो क्या करेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, मालूम कितना है कि b 6 है, तो हम 6 लिख दिए। तो इसीलिए अब क्या करेंगे कि r जो है ना वो 6 से छोटा है। आई होप अब तो क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, r को r इज इक्वल टू हम मानेंगे, ठीक है, मानेंगे इसके अकॉर्डिंग कि इसमें क्या बोला है कि r जो है ना वो 6 से छोटा है, r जो है ना वो 6 से छोटा है, समझिएगा बात को ध्यान से। तो r इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, क्या हम 6 नहीं लेंगे, नहीं 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला है, r जो है ना वो 6 से छोटा है, इसमें 6 दिया है तो हम यहाँ पर 6 लिए हैं, तो r जो है ना वो 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा 5 पे ना होता है, तो वो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 तक नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे। r का वैल्यू कहाँ तक पॉसिबल है, इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग कहाँ तक पॉसिबल है, 5 तक पॉसिबल है, 0 से लेकर 5 तक पॉसिबल है। चूंकि जो यहाँ पर रूल कह रहा है वो 6 तक नहीं जा सकता है, कह रहा है 6 से छोटा ही होगा, 6 से छोटा ही होगा, तो 6 से छोटा ही होगा तो 5 तक ना होगा जी, दशमलव का यहाँ पर तो बात है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब करेंगे कि 0 इज इक्वल टू r लेने पर, ठीक है। देखिए सर, इसको हम दिखा रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, समझाने के लिए हम आपको क्वेश्चन में समझा दिए हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अभी हम लोग जैसा बोर्ड के अकॉर्डिंग है ना, कि बोर्ड में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पर कैसे हम लोग को सोल्यूशन करना है, उसको कैसे दिखाना है, ठीक है, उस टाइप से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू अगर 0 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 6q प्लस आर आया है, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, a बराबर यहाँ पर 6 दिया है तो 6 और q है तो q प्लस यहाँ पर r की जगह सबसे पहले यहाँ पर क्या बोले हैं, r इज इक्वल टू 0 लेने पर, तो r की जगह 0 ले लिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q, ये 0 ऐड होगा तो क्या होगा, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो 6 से क्यों ना आएगा, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर 6 हम लिखे हैं, ठीक है, पहले हम b लिखे थे, बाद में इसको 6 बनाए हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दिए हैं ताकि यहाँ पर जो रंगा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पर 6 क्यों हो गया। अब आप खुद बताएं कि कोई सम संख्या क्या होता है, कोई भी इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है, ठीक है। जो संख्या 2 से डिविजिबल है, विभाजित है, वो क्या है, सम संख्या है। तो आप खुद बताएं, 2 से 6 विभाजित है कि नहीं, हाँ, 2 से 6 कटेगा कि नहीं, 2 3 जा कितना होता है 6, 2 3 6, तो ये तो कट गया, 2 3 6 कट गया कि नहीं, तो ये तो सम संख्या हो गया, तो इसीलिए हम सम संख्या लिखे हैं। क्लियर है, क्यों लिखे हैं कि 6q सम संख्या है, क्योंकि 6q जो है ना वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अगला क्या लिखे हैं कि r इज इक्वल टू 1 लेने पर। देखिए सर, आप इसमें जितने इसमें कंसीडर मान, जितने इसमें मान लिए हैं ना, इसके ऊपर जो रूल दिया था इसके अकॉर्डिंग जितने इसमें मान लिए हैं 5 तक, आपको 5 तक इसका इसी टाइप से लेना है। r इज इक्वल टू 0 लेने पर, r इज इक्वल टू 1 लेने पर, फिर उसके बाद 1 का हो जाएगा तो r इज इक्वल टू 2 लेने पर, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। तो इस टाइप से शो हम दिखा रहे हैं, ऐसे हम दिखाएंगे ना, ऐसा नहीं कहना है कि बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं, हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं,
है ना, उसमें क्वेश्चन में खुद बोला है कि दिखाना है हमें, है ना। चलिए, तो r इज इक्वल टू 1 लेने पर तो फिर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जो चीज़ हम यहाँ पर लिए हैं इज इक्वल टू 6q प्लस r, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू यहाँ पर 6q तो 6q है, पर r की जगह बोला है 1 लेने के लिए तो 1 ले लिया। अब इसको जोड़ नहीं सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। 0 था तो उसको जोड़ लिए, इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम आपसे पूछेंगे कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है, इवन है या ऑड है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाग लगाएंगे। 2 से क्या 6 कटेगा, अरे तो अभी तो देखे हैं यहाँ पर 2 से 6 कटा है ना, 2 से 6 कटा है तभी ना यहाँ पर ये वाला सम संख्या हुआ है। यहाँ पर भी 2 से 6 कट जाएगा, बट क्या 2 से 1 कटेगा, नो 2 से 1 नहीं कटेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि ये विषम संख्या है। दोनों को आपको देखना है, मतलब यहाँ पर तो एक था, जब 6q प्लस 0 जुड़ा है तो अकेला आ गया है, 6q आ गया, तो हम अकेला को ही देखें। पर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, भाग लगाकर। 2 तिहाई 6, तो 6 तो कट गया, पर 2 के टेबल में 1 कहाँ है, 2 के पहाड़ा में 1 कहाँ है, तो 2 से 1 नहीं कटेगा, इसीलिए ये विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको समझाने का और भी तरीका है, पर हम यही लिए हैं, ठीक है, कि 2 से 1 नहीं कटेगा तो इसको विषम संख्या हो जाएगा, ये वाला सम संख्या हो गया, कट गया तो, ठीक है। अब जब 1 ले लिए हैं तो 1 के बाद हम क्या माने थे, r इज इक्वल टू 2 माने थे, तो r इज इक्वल टू 2 लेने पर तो 2 लेंगे तो फिर क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब 6 कहाँ से आया, अरे सर अभी ना थोड़ा देर पहले बताए थे, 6q प्लस r, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, r की जगह 2 कह रहा है कि लेने के लिए तो ले लेंगे 2। अब आप खुद बताएं, 6 क्या 2 से डिवाइड भाग लगेगा, 6 में 2 से भाग लगेगा, हाँ 6 से तो 2 से तो 6 कट जाएगा, है ना। 2 3 6 होगा ना, 2 के पारा में क्या 2 है, हाँ 2 के पारा में 2 भी है, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 एकम 2 होता है ना, 2 एकम 2 होता है, 2 1 जा 2 है, 2 3 6 है, 2 एकम 2 कट जाएगा दोनों, तो ये सम संख्या हो गया, दोनों कट जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। क्या इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं, 2 3 6 और 2 के टेबल में 1 बार में आता है 2, तो 2 एकम 2, तो दोनों तो कट गया, हो गया ये सम संख्या, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं, अगला उसमें हम क्या माने थे कि r के जगह पर अब 3, जब 2 हो गया तब 3, तो r इज इक्वल टू 3 लेने पर तो इसमें क्या करेंगे, फिर उसी टाइप से कि a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जैसे इसमें लिए हैं फिर इसके पहले वाला में, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r हो गया। अब फिर यहाँ पर r क्या लेना है, 3 लेना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह 3 ले लिए। अब यहाँ पर आप खुद बताएं कि 2 से क्या 6 कटेगा, हाँ सब में तो 6 कट ही रहा है, 2 3 6 कट ही जाएगा, पर 2 के टेबल में क्या 3 है, 2 के पहाड़ा में क्या 3 है, नहीं 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है। 2 से जो है ना वो 3 नहीं कटेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ शेष बचिए जाएगा, और जो शेष बच जाता है उसको नहीं बोलते हैं कि पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। 6 जो है ना वो पूरी तरह से कट जाएगा, 2 से 2 3 6 डायरेक्ट कट गया, शेषफल यहाँ पर 0 आएगा, आप कटाकर देख लीजिए, 2 3 6 2 3 जा 6 0 आ जाएगा यहाँ पर शेषफल, पर यहाँ पर शेषफल 1 बच जाएगा। जब 2 से आप 3 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जब पूरी तरह से नहीं कटा तो विषम संख्या हो गया, ठीक है। ये बात हम सम और विषम के डेफिनेशन में, परिभाषा में बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जब यहाँ पर आप 3 ले लिए तो r इज इक्वल टू 4 लेने पर तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 6q प्लस r, ठीक है। जो यहाँ पर लिए हैं 6q प्लस r, ये वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, a इज इक्वल टू 6q एंड r की जगह पर करा 4, तो 4 ले लिए, ये भी सम संख्या हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में r इज इक्वल टू 5 लेने पर तो फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं बताए हैं, 2 3 6 मतलब 2 से 6 यहाँ पर तो वही बात पीछे जो डिवाइड हो रहा था। फिर क्या 2 से क्या 4 कटेगा, हाँ 2 के टेबल में 4 है ना, 2 के बड़ा में 4 है ना, 2 दूना 4 होता है, हो गया सम संख्या, दोनों तो कट ही गया, 0 आ रहा है शेष पर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिए हैं, a इज इक्वल टू, अब a इज इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस r की जगह 5 है तो 5 हो जाएगा। 2 से क्या 6 कटेगा, हाँ 2 से 6 कट जाएगा, क्या 5 कटेगा, नहीं 2 से 5 आप कटाएंगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, 2 दूना 4 होता है ना, 2 2 जा 4 होता है ना, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, जो कि विषम संख्या है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये शो करने का हमारा तरीका था, बताने का हमारा तरीका था, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब हम यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते हैं
जहाँ जहाँ आर का वैल्यू हम सम लिए हैं वहाँ वहाँ हमारा सम आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर हमारा क्या आया है, सम संख्या आया है। आर इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो यहाँ पर विषम संख्या आया है। समझ रहे हैं बात को, जहाँ सम लिए हैं वहाँ पर सम आया है, इसमें देख सकते हैं सम लिए हैं तो सम आया है। इसमें देख सकते हैं कि विषम लिए हैं, 1 विषम है ना, तो यहाँ पर विषम आया है। चलिए आगे दिखाते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पर आर यदि 2 लिए हैं, 2 क्या है, सम है तो सम आया है। अगला देख सकते हैं आप आर यदि 3 लिए हैं तो विषम आया है। 3 क्या है, विषम है, तो यहाँ पर भी विषम आया है। उसके बाद 4 तो 2 से कट जाएगा, तो 4 क्या है, सम है, तो यहाँ पर विषम संख्या आया है ना। उसके बाद क्या है, आर इज इक्वल टू 5 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, तो यहाँ पर विषम संख्या ही आया है। तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि जब जब हम लोग सम लिए हैं तो सम संख्या है, जब जब विषम लिए हैं तो विषम संख्या है। तो ये कंपेयर करके बताया गया है। ठीक है, कि सम का विषम के साथ कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम सम भी लिए हैं विषम भी लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा शो करने का तरीका था। ठीक है, तो अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का आया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बोला है ना धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप खुद बताएं कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं 5। हाँ, धनात्मक विषम पूर्णांक 5 है। तो हमारा क्या आया है, 6q + 5 के रूप का आया है। जब हम R5 लिए हैं, है ना, तो हमारा जो यहाँ पर आया है वो 6q + 5 के रूप का आया है ना। और जब सम लिए हैं तो 6q + 4 के रूप का आया है। तो यहाँ पर सम का तो बातें नहीं कर रहा है। सम का अगर बात कर रहा होता तो यहाँ पर 6q + 4 दिया रहता, पर यहाँ पर विषम का बात कर रहा है तो 3 ही दिया है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो इस चीज का आप यहाँ पर कंपेयर करके देखिए कि जब R का वैल्यू 5 क्या है, विषम है, तो 5 जब लिए हैं तो 6q + 5 आया है। तो 6q + 5 तो यहाँ पर है ही। अब देखिए यहाँ पर तो ये सम वाला है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये सम वाला है, R = 4 तो ये सम वाला है, पर सम वाला को हमें देखना नहीं है, सम वाला का कंपेयर किया गया। R = 3 तो 3 तो विषम है, तो विषम लिए हैं तो विषम ही आया है, जो कि 6q + 3 के रूप का आया है। तो इसमें बोला है ना 6q + 3 सर, देखिए तो 6q + 3, 6q + 5 एंड 6q + 1, तो 6q + 1 के रूप का भी बता देते हैं। 6q + 1 यहाँ पर R यदि 1 लिए हैं तो 6q + 1 ये हमारा रूप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्या किए हैं, भाग लगाकर दिखाए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 3, 5 तीनों का शेषफल इतना आया है। ठीक है, तो जो इसमें बोल रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक तो 13 लिए हैं, 15 लिए हैं, 29 लिए हैं। ठीक है, बट इसका शेषफल 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, सबका शेषफल क्या आया है, विषम आया है। ठीक है, अब इसी शेषफल को हम इस पर रखकर दिखाए हैं। ठीक है, इस a = bq + r पर रखकर दिखाए हैं, जैसा कि आप इन सभी में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए ये सब आपको एक शो करके दिखाना है, दर्शा के दिखाना है। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन का मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए, जो कि हम भाग लगाकर दिखाए हैं। कि भाग लगाकर जब दिखाए हैं तो एक बार 1 आया था शेषफल, एक बार 3 आया था, एक बार 5 आया था, और हम आपको बोले थे कि कोई भी आप धनात्मक विषम पूर्णांक उठाकर उसमें 6 से भाग देकर देखिए क्या 1 आ रहा है, 3 आ रहा है या 5 आ रहा है। इन्हीं तीनों में से आएगा कोई, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। और उसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं कि अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, इतना 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 के रूप का हाँ होता है। जब 6 से भाग लगाया जाता है तो 1 के रूप का, 3 के रूप का एंड 5 के रूप का होता है, जो कि हम यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर आप देखिए लिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और आप यहाँ पर भी चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर अच्छा से लिख पाएंगे तो लिख पाएंगे। ये तो हमें यहाँ पर दिया, ये तो हम यहाँ पर कंसीडर माने हैं 13। ठीक है, तो a = टू में a तो ऐसे भी क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इस रूप का खाली बोल रहा है कि 6q + 3, 6q + 5। तो a = आप खुद बताएं कि इसमें b कितना है। यहाँ पर देखिएगा b, तो b कितना है इसमें, b किसको बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। तो b यहाँ पर 6 आया, हुआ 6 हुआ। फिर उसके बाद क्या है, इसमें q है, तो q तो यहाँ पर कितना है, 2 है। पर आप इसका कंपेयर यदि इससे करेंगे तो Q इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो चुपचाप आप Q ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर Q लिख दिए, प्लस उसके बाद ये बोला है R, तो R का वैल्यू इसमें सब में दिया है। तो R हमारा कितना आया है, इसमें 1 आया है।
तो 1 दे दिए। तो अब खुद बताएं कि 6q+1 के रूप का आया, यहाँ पर 6q+1 दिया तो 6q+1 आया। इसी टाइप से आप इसका लेंगे तो इसमें भी 6 है तो 6 लीजिए, q है तो q लीजिए, है ना। q का वैल्यू लेना नहीं है, इसमें खुद बोला है q को रहने देना है, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर r सब में r का वैल्यू लिखा है, इसमें r का वैल्यू 1, इसमें 3, इसमें 5, तो इसमें r का वैल्यू हमारा कितना आया तो 3 आया तो 3, ठीक है। इसी टाइप से इसका आ जाएगा 6q+5, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ पर भी हम बताकर आपको दिखा दिए ना कि हाँ इस रूप का आ रहा है। यदि हम इसमें इतना से भाग दे रहे हैं तो इतना आ रहा है, और इस चीज़ को हम इस टाइप में लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को इसमें बोल रहा है कि इस फॉर्म में होता है या नहीं, तो इस फॉर्म में होता है और सीधी सी बात है तो हम लिख दिया था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार खुद से भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 416 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें एक बात समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में बोला है अधिकतम मैक्सिमम। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जब भी अधिकतम कहेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, जब भी न्यूनतम कहेगा क्वेश्चन में तो एलसीएम निकालना है, ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट आ रहा है ना इसमें, तो हाईएस्ट ये वाला अधिकतम है, मैक्सिमम जिसको बोलते हैं अधिकतम, तो दोनों का मीन सेक है तो लीजिए इसके साथ। न्यूनतम तो इसको क्या बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोवेस्ट मतलब सबसे न्यूनतम, लोवेस्ट है ना सबसे कम, तो वही तो यहाँ पर तो लोवेस्ट, तो न्यूनतम भी तो सबसे कम को ही कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे ये बात अलग था, आपको एक बात याद रखना है कि अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ निकालना है और न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हमें पता है कि 616 दिया है और 32 दिया है, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि इसमें अधिकतम बोला है, ठीक है, कि अधिकतम क्या बोला है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो चलिए आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से भी या फिर एक गुणनखंड विधि से आपको सिखाया गया था कंसेप्ट वाले क्लास में, तो आप उस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। तो हमें जो दिया है वो 616 एंड 32 दिया है, ठीक है। अब उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए जो कि नहीं लिखे थे, 616 और 32 हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो a इक्वल टू हमें बड़ा मानना रहता है, तो 616 बड़ा है इन दोनों में, तो a इक्वल टू ले लिया, और b इक्वल टू दोनों में छोटा, तो दोनों में छोटा 32 है तो 32 ले लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस मेथड से निकाले, तो हम आपको पहले ही बोल दिए इस मेथड से निकाले तो या फिर एक और जो गुणनखंड विधि वाला होता है उस मेथड से निकाले, तो तीनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम इस मेथड से पहले निकालते हैं, तो 32 अब इसमें 19 से गुना करेंगे तो हमारा 608 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, एंड ये वाला अब 0 हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 32 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 4 जा कितना होता है 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम इक्वलिटी एल्गोरिथम में भी लिख सकते हैं कि a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ ये वाला रूल होता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, इसको r बोलते हैं। तो a की जगह पर 616 है इज इक्वल टू में b की जगह पर 19 है, सॉरी दोस्तों, b की जगह पर 32 है, 32 मल्टीप्लाई गुना q की जगह पर कितना है 19 है, 19 हो गया, प्लस r की जगह पर 8 है तो 8 हो गया, ठीक है। और तो ये फर्स्ट वाला हो गया, और सेकंड वाला यहाँ पर है, तो सेकंड वाला में 32 है तो 32 हो जाएगा। ये वाला a की जगह पर, ये वाला b की जगह पर है तो b की जगह पर 8 हो गया गुना, यहाँ पर q दिया है तो q की जगह पर 4 है तो 4, एंड 0 यहाँ पर है तो 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अतः अब ये CF क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लास्ट यहाँ पर क्या है 8, अतः अंतिम भाजक हमारा 8 है, CF हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, 8 है, ठीक है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस दोनों बातों का, कि यदि मैक्सिमम कहेगा अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ निकालना है, और न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा जो है ना 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हम जो भी बताए हैं उस बात को थोड़ा सा ध्यान समझिए, और जो फर्स्ट में बताए हैं ना उस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस बात को ध्यान समझिए, और फिर उसके बाद कैसे उसको दिखाना है शो करके, वैसे हम दिखा दिए हैं, ठीक है।
दर्शाना कैसे है उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और दर्शाइए, यहाँ पर भी दर्शाना ही है, तो दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, पर अभी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम शो करके दिखाएंगे, दर्शा के दिखाएंगे। ठीक है, पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन करना सीखो, समझ रहे बात को, हर चीज पर क्वेश्चन करना सीखो कि क्यों हुआ है, क्या कारण है, रीजन क्या है, किसी भी चीज को हम क्यों माने। हम अपने लाइफ में भी एवरीडे जो भी हमारे लाइफ में मॉर्निंग से लेकर कहें अगर नाइट तक सोने तक हम कहें, तो जो भी होता है उसमें सवाल पूछो, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को हम मान ले, वही चीज़ यहाँ पर करना है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले समझिए उसी क्वेश्चन के जैसा a बराबर b क्यूब प्लस r, तो हम सबसे पहले लिए हैं, और क्यों लिए हैं अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। 3m या 3m+1 के रूप का होता है, उसमें भी इसी टाइप से दिया था 3m या 3m+1 के रूप का, तो इसमें क्या दिया है 3m। ठीक है, और ये b के जगह है, क्यों है उसको हम आप भी दिखाते हैं। ठीक है, सॉरी क्यों नहीं, मतलब कैसे है इसको हम दिखाते हैं। a = b, b के जगह पर 3 है तो 3, और q के जगह पर m है तो m, प्लस 0, कुछ भी नहीं है, प्लस में कुछ भी नहीं है तो 0, इसमें प्लस में 1 है ना, इसमें प्लस में 1 है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी प्लस में था, है ना, पर यहाँ पर नहीं कुछ भी नहीं है तो प्लस में 0 लगा देंगे। 0 लगाएंगे तो क्या चेंज होगा, 0 लगाएंगे तो फिर तो 3m आ जाएगा, तो a = 3m आया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि b की जगह पर कितना है 3 है। ठीक है, और a = 3m+1। नेक्स्ट स्टेप में हमारा देखिएगा ध्यान से, इसी चीज़ को यहाँ पर a ले लिए हैं, = में इसमें बोला है 3m+1, तो b की जगह पर 3 है, b की जगह पर तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर q है तो q की जगह पर इसके साथ m है तो m हो गया, प्लस r की जगह पर 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है, ये वाला हो गया। इस दोनों से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इसमें क्या है, b क्या है 3 है, इसमें b क्या है 3 है। ठीक है, और इसमें r जो है ना 0 है, इसमें r जो है ना 1 है। तो अब इस बात को ध्यान समझिएगा उसी के जैसा। अगर हम m = 4 ले रहे हैं, अब चलिए इसमें हम आपको बताते हैं किसका कर रहा है, प्रयोग करके। किसका प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ठीक है, अब हमें दर्शाना है, अब क्या कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, कोई भी अब धनात्मक पूर्णांक लीजिए, इसमें ना तो सम बोला है ना ही विषम बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ओनली केवल क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स केवल पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। अब देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो m = हम 4 ले लिए। अब कोई भी लीजिए धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, अब 4 क्या है, सम है, तो सम और विषम से मतलब नहीं है, इसमें जो बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक 4 है ना, तो m = 4 ले लिए, जो कि यहाँ पर बोला है। क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग कीजिए, 4 लिए हैं तो 4 का वर्ग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें खुद बोला है 4 का वर्ग कीजिए, 16 है। अब क्या बोला है, अब हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि इसमें b कितना है 3 है, सब में 3 है, इसमें भी यहाँ पर दोनों में क्या है 3 है। इसके पहले वाले जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे उसमें कितना था, b 6 था, पर यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि b से a में भाग लगाया जाता है, तो ये वाला a है, ये वाला b है, तो b कितना हमें मिला क्वेश्चन से b हमें 3 मिला है, तो 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 × 5 = 15, तो 1। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भाग लगाएंगे ना, और कोई भी ऐसा धनात्मक पूर्णांक उठा लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठा लीजिए और उसका स्क्वायर करके 3 से भाग लगा दीजिए। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक उठा लीजिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम 4 ले लिए हैं, आप कोई भी उठा लीजिए विषम बोल रहे हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठा लीजिए, तो हम धनात्मक पूर्णांक 4 उठा लिए हैं, और उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो उसका हम स्क्वायर कर लिए हैं, और 3 से भाग लगाकर देखिए कि क्या 3 से भाग लगाएंगे तो आपको 0 या 1 ही आएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 0 या फिर 1 ही आएगा उसका शेषफल, तो यहाँ पर शेषफल 1 आया है। फिर से हम क्या किए हैं, एक और चीज लिया है कि m = हम 3 ले रहे हैं, क्यों ना और चेक किया जाए, तो हम चेक करने के लिए m = हम 3 ले लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि जो आप संख्या लिए हैं, यहाँ पर जो लिए हैं उसका स्क्वायर करने के लिए, जो धनात्मक पूर्णांक आप लिए हैं उसका स्क्वायर करने के लिए, तो हम स्क्वायर कर दिए हैं, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या आपको करना है कि जो भी स्क्वायर आया है उसमें 3 से भाग ला के देखना है कि शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, तो आप यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 0 आ गया।
तो अब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक उठाइए, कोई भी, और उसका स्क्वायर कीजिए और 3 से भाग लगाइए। और इस बात को हम आपको अच्छे से समझा दिए है ना, कि जो इसमें बोला है कि आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक उठाइए, सॉरी विषम कहाँ से आ जा रहा है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठाइए, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठाइए और क्या कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। और क्या इस रूप का आता है, अब इस रूप से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर अभी समझिएगा बात को कि क्या इस रूप में, इस रूप में आता है, क्या उसका शेषफल 0 आता है, क्या उसका शेषफल 1 आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 0 आया है, और इस टाइप से आप कोई भी उठा लीजिए, ठीक है। और इस चीज़ को हम जो है ना यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर बोला है, ठीक है। जैसा कि उसको छोड़ते हैं, आप बस क्वेश्चन का मतलब समझ गए, क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना। कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठा लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए और 3 से भाग लगाकर देख लीजिए क्या उसका शेषफल इतना आ रहा है, 1 या 0 आ रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन का मतलब पालन कर रहा है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लेकर हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसको शो करके दिखाते हैं, दर्शाने के लिए कर रहा है, तो हम चलिए अब इसको दर्शा कर दिखाया जाता है, ठीक है। सीधी बात कि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम इसको अब क्या करना है, दर्शा के दिखा देना है, ठीक है। जैसे परिमेय और अपरिमेय वाला में, सॉरी अपरिमेय वाला क्वेश्चन एक था ना, इसके पहले वाला क्लास में हम आपको बताए थे कि अपरिमेय सिद्ध करने वाला, तो उसी टाइप से अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या किए थे, पहले आपको समझाया गया था, कंपेयर करके हम आपको बताए थे, ठीक है। कंपेयर करके बताए थे, ठीक उसी टाइप से इसमें भी हम आपको पहले मतलब समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, दर्शा के दिखा देना। चलिए दर्शा के दिखाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, a माने, a समझ में आ रहा है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में तो खुद ही बोला है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, जो हमको मालूम नहीं है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम क्या माने हैं, हम खुद से क्या किए हैं, यहाँ पर 16 मान लिए हैं, यहाँ पर 9 मान लिए हैं, जो कि इसके जो सेकंड वाला क्वेश्चन समझा रहे थे उसी टाइप से इसमें भी है, ठीक है। कि माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है, और ये भी बताए थे कि a ही क्यों माने, अरे सर इसको a बोला जाता है, a से डिनोट किया जाता है भाज्य को, यहाँ इसको भाज्य बोलते हैं हिंदी में, तो भाज्य को a से डिनोट किया जाता है, इसीलिए a मान लिए, ठीक है। जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, आप कोई भी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a एंड b 3, जिसके पहले वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन बता रहे थे उसमें b कितना था, 6 था, पर यहाँ पर b 3 है। समझ रहे बात को, 3 कहाँ से आया, क्योंकि अभी आपको बताया है ना क्वेश्चन में, तो यही समझा रहे थे। यहाँ पर b कितना है, b के प्लेस पर देखिए, यहाँ पर b की जगह पर 3 है, ठीक है, 3 है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और b से ही यहाँ पर भाग लगाकर दिखाए हैं, यहाँ पर b से भाग लगाए, ठीक है, क्योंकि b से ही ना भाग लगाया जाता है। पर हमें यहाँ पर सीधा बात ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर b कितना है, तो 3 है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब अगला काम क्या करेंगे हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, बराबर b + r, जहाँ पर r जो है ना वो 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है, और b से हमेशा छोटा रहेगा। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, अब जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम टू सेम, देखिए ध्यान से, चूंकि वहां पर भी लगाया था कि चूंकि b जो है ना यहाँ पर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन में 3 दिया है ना, तो 3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a बराबर, ठीक है, b की जगह पर कितना है, 3 है तो 3, और q है तो q + r, क्लियर है। जहाँ पर अब रूल, यहाँ पर ये वाला रूल, अब यहाँ पर r जो है ना वो 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर हो सकता है, और यहाँ पर b मालूम नहीं था, ठीक है, तो b यहाँ पर तो अब मालूम चल गया, तो यहाँ पर मालूम चल गया तो 3 दे दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अतः अब क्या करेंगे, अब ध्यान से, इसी बात को ध्यान से, यहाँ पर देखिए r क्या है, 3 से छोटा है, तो वही बात r = छोटा है, 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है 0 1 2, 2 के बाद ना 3 आता है, तो 3 से छोटा है तो 2 तक तो लिख सकते हैं, तो हो गया 2 तक। बात को समझ रहे हैं ना कि r जो है ना वो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है तो चलिए 0 1 2 तक हो गया। अब फिर क्या करेंगे, जैसा इसके पहले, जैसा सेकंड वाले क्वेश्चन में लिए थे उसी टाइप से। तो सबसे पहले r = 0 लेने पर, तो r = 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर bq + r, तो bq + r तो यानी कि 3q + r की जगह 0 है तो 0। 3q कहाँ से आया, अरे सर यहाँ पर ही तो लिए हैं, क्वेश्चन में 3q दिया, 3q + r यहाँ पर मालूम नहीं था, यहाँ पर कुछ लिए तो नहीं थे, यहाँ पर तो r = 0 लेने पर लिखे हैं ना, r = 0 लेने पर, तो a बराबर b तो मालूम है, क्वेश्चन से हमें पता चला है कि b जो है ना वो 3 है, और q + r 0 ले लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a = 3q, 3q में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा,
ठीक है, 3 क्यू हो गया। एंड दोनों तरफ अब वर्क करने पर आपको हम कहे हैं ना कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले आप एक धनात्मक पूर्णांक उठाइए, उस धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो हम भी वैसा ही किए, हमारा कितना आ गया, अब 3 क्यू आ गया। हमारा आगे कोई हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक क्या आया, 3 क्यू आया। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। समझिए थोड़ा ध्यान से, हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक कितना आया, 3 क्यू आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि कोई धनात्मक पूर्णांक लीजिए और स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए आप चलिए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में 3 क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 होता है, 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या 9 क्यू को हम क्या 3.3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी तो वैसा है 3 3 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों लिखें बताते हैं। अब इसको क्या हम 3m इज इक्वल टू 3m जहाँ m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर लेने पर अब आपको लगेगा कुछ, समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए यहाँ पर 3m लिखे हैं तो 3 ये वाला तो 3 है, पर 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर m लिए हैं। इसमें लिख दिए हैं कि m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर लेने पर m के जगह पर 3 क्यू स्क्वायर गलत 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर m लेने पर, ठीक है। अब 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर m ले लिए हैं, 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर m लेने पर तो हम m ले लिए, ये 3 है और 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर m ले लिए, ठीक है। ऐसा क्यों किए हैं, देखिए दोस्तों, किसी भी हाल में वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आना चाहिए। किसी भी हाल में 3m या तो इस रूप का नहीं तो इस रूप का। और हम आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दिए हैं। अभी हम आपको कहे हैं ना कि हम दर्शा के दिखा रहे हैं, तो हम उसी दर्शाने के लिए इस रूप के या इस रूप का आना चाहिए। जिस टाइप से हम अपरिमेय में किए थे, बार बार अपरिमेय का नाम हम आपको दे रहे हैं क्योंकि उसमें भी सिद्ध करने वाला था, ठीक है। तो अपरिमेय में जिस टाइप से हम किए थे कि HCF लाने के लिए, उसमें ऐसा ही था कि HCF लाने के लिए जो भी करना पड़े उस टाइप से तो वो करेंगे। उसी टाइप से हमें यहाँ पर 3m या फिर 3m प्लस 1 तो इसके रूप के लाने के लिए चाहे हमें जो करना पड़े हम करेंगे। अब देखिए तो हमारा तो यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर आया है, 3.3 क्यू स्क्वायर आया है, फिर भी हमें इस रूप में लाना है तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले लेंगे और 3 क्यू स्क्वायर को m मान लेंगे, हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 9 क्यू स्क्वायर को भी ऐसा क्यों लिखें, तो इस रूप में नहीं लिखते तो फिर 3 के m कैसे आता। अब 3.3 क्यू स्क्वायर हो गया। अब 3 तो लिख दिए क्योंकि 3 यहाँ पर है और m तो 3 क्यू स्क्वायर को m मान लेंगे, क्लियर है। m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर ले लिए, हम यहाँ पर कह दिए, हम जिसको बोर्ड वाले को कहना चाहते हैं तो हम कह दिए, ठीक है। प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कह दिए कि देखिए सर, जहाँ पर जो है ना m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर या फिर 3 क्यू स्क्वायर जो है ना 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m लेने पर, ठीक है, इसके जगह पर m लेने पर। m क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ले लिए m। यहाँ पर कुछ और बोला रहता, कुछ और ले रहे थे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट वाला तो आ गया, आप सेकंड वाला को देख लेते हैं। अब अगला काम क्या है कि r इज इक्वल टू जब 0 का काम हो गया तो अब r इज इक्वल टू 1 लेने पर तो a बराबर बी क्यू प्लस r। अब b के जगह पर 3 दे लेंगे, a बराबर 3 क्यू, 3 कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और r की जगह पर 1 तो 1 आ गया। तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले रहे हैं तो उसको स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आपको पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर की जगह 3 क्यू स्क्वायर एंड उसके बाद जो फार्मूला होता है वो 2 होता है, तो 2 और a के जगह पर कितना है, यहाँ पर 3 क्यू है तो 3 क्यू, और b के जगह पर 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 1, 3 दूना 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 और क्यू हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। इसमें से उबैनिस्ट क्या है, तीनों, ऐसा कौन सा संख्या है जो ये दोनों कट रहा है, आप कोई ऐसा संख्या बताइए जिससे ये दोनों संख्या कट रहा हो, तो वो संख्या 3 है, ठीक है। तो 3 से कट रहा है तो 3 उठा लेंगे और तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, मतलब है कि 3 बार में कटेगा, ये वाला 3 बार में कटेगा तो 3 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर प्लस 6 कितना बार में 3 से कटेगा तो 3 दूना, तो 2 बार में कटेगा, और क्यू है तो क्यू, और 1 को इधर लिख लिए। क्यों लिखे अभी हम आपको बताते हैं, है ना। कभी कभी आप देखिएगा तो आपको हंसी भी आएगा कि ऐसे हम क्यों लिखते हैं, है ना। हम नहीं, इसका मतलब प्रूव करने के लिए ऐसा क्यों लिखा जाता है, ठीक है।
अब क्या किए हम यहाँ पर, इस रूप का आ गया, ठीक है। तो अब 3 तो 3, अब इस चीज को हमने m मान लिए, 3q² प्लस 2q, जहाँ m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q लेने पर, है ना, m के जगह पर इतना लेने पर। चलिए तो इसको हमने m मान लिया और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 आ गया कि नहीं दोस्तों। इसको देखिए, 3m का इसके पहले वाला आ गया था, इस रूप का इसके पहले वाला अभी ना बताए हैं, तो इस रूप का अब लाना था 3m प्लस 1 के रूप का। तो इसके लिए हम क्या किए हैं यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर 3m प्लस 1 आया ना, इसके लिए किए क्या है कि इसको हमने m मान लिए हैं, ठीक है। अब m इज इक्वल टू ऐसा हम लेने पर, अब इसको 1 क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें 1 था, अब प्लस में 1 था, तो 1 को अगर इसमें कर लेते तो हमारा काम नहीं था, वो तो कुछ और आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि प्लस में 1 अकेला छोड़ दिए हैं, इस दोनों को कटा दिए हैं, इसमें प्लस 1 अकेला छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इस प्लस 1 को यहाँ पर प्लस 1 लिख दिए हैं, और 3 है तो 3 है, अब प्लस 1 प्लस 1 इसके जगह पर m, समझे कि नहीं, 3 तो 3q² प्लस 2q की जगह को पर 5, इसको हमने m मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इतना दूरी को नहीं, मतलब इसको और इसको m मान लिए हैं, तो m प्लस इसको 1 है तो 1, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये दोनों रूप तो आ गया, 3m और 3m प्लस 1, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि यही दोनों रूप हमें लाना है। चलिए दोनों रूप आ गया, ठीक है। तो यहीं पर क्या समाप्त हो गया, नहीं, आपको पता होगा कि हम लोग जब r का वैल्यू माने थे तो r का वैल्यू 0 माने थे, 1 माने थे और 2 माने थे, ठीक है। और b जो था ना वो 3 था, तो हमें पता है कि b से जो है ना r हमेशा छोटा होता है, तो 2 तक हम माने थे, ठीक है। r का वैल्यू 0 1 2 3 माने थे, 3 0 1 2 यही 3 वैल्यू माने थे r का, ठीक है। तो 1 तक तो काम हो गया, 1 का अभी काम कर लिए, तो चलिए अब 2 का काम करके दिखाते हैं। r इज इक्वल टू 2 लेने पर, तो 2 लेने पर क्या करेंगे, फिर वही बात, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r हो गया। फिर अब क्या करेंगे, v का वैल्यू 3 है तो 3 और q, r का वैल्यू यहाँ पर 2 तो 2, ठीक है। तो अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर वर्क करेंगे, तो वर्क करने पर क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू में 3q प्लस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट काम करेंगे, इसका फॉर्मूला पर इसको तोड़ डालेंगे। अब जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो a² की जगह पर 3q² प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर 3q एंड b की जगह पर 2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, 9q का स्क्वायर प्लस 9 दूना 18 और 18 दूना कितना होता है 36, गलत बोल दिए क्या, नहीं सॉरी, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और q है तो q प्लस 2 दूना कितना होता है 4 होता है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे सर, अगला काम होगा हमारा 9q प्लस 12q प्लस क्या 4 को हम 3 और प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए फिर हम वही काम करेंगे कि किसी भी हाल में हमें 3m प्लस 1 के रूप का लाना है, किसी भी हाल में, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि 4 को 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ डालें, कि किसी भी हाल में हमें उसी के रूप का लाना है। तो 9q² प्लस 12q और 4 को क्या किए 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ डालें, ठीक है। फिर उसके अगले वाला काम क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ है। तो इसके अगले वाला काम, इसमें से अब क्या कौन सा कॉमन हो सकता है, तो इसमें से जो है ना 3 कॉमन होगा, 3 से सब कट जाएगा, ये तीनों जो है ना कट जाएगा। तो 3 3 जा 9 होता है, 3 से 9 जो है ना 3 बार में कट जाएगा, तो 3q² प्लस 3 से 12 कितना बार में कटेगा 4 बार में, 3 चौका 12 होता है, q प्लस 3 एक कम 3 और प्लस में 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को हम m मान लेंगे, इतने को हम m मान लेंगे। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 और 3 है तो 3, इस 3 के लिए 3, इसको हमने m माने हैं, जो कि यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। तो इस चीज़ को हम m माने हैं तो m हो गया, और प्लस है तो प्लस 1, तो फिर से तो हमारा वही रूप का आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दिखा देते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं क्या बोला है, 3m और 3m प्लस 1। तो 3m का तो रूप का आया ही है, सबसे फर्स्ट वाला 0 जब लिए थे तो r इज इक्वल टू 0 लिए थे तो 3m के रूप का आया था। जब r इज इक्वल टू 1 लिए थे तो इसी के रूप का आया है। फिर r इज इक्वल टू जब यहाँ पर 2 लिए हैं तो भी इसी के रूप का लाना था, तो इसी के रूप का तो हम ला ही दिए। कुछ भी करना है लाना ही है 3m प्लस 1, ठीक है। इतने दूरी को m मान लिए हैं तो हमारा आ गया 3m प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता चला कि नहीं इसको 3 प्लस 1 के रूप में क्यों तोड़े। अगर यहाँ पर 4 था ना, 4 इसके पहले में ऊपर 4 था, है ना, तो 4 रहने देते तो फिर 1 कैसे आता, इसीलिए तो 4 को तोड़ डाले हैं 2 भागों में, एक 3 लिख दिए हैं एक 1 लिख दिए हैं। तो 3 तो इसमें कट गया,
3 जो है ना यहाँ पर कट गया, इस 3 से ये वाला कट गया, पर 1 को ऐसे ही रख दिए हैं +1, तो +1 यहाँ पर लिए हैं, 3m+1 के रूप का आ गया। तो जब सब रूप के आ गया तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः सभी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हम दर्शा कर दिखा दिए जो क्वेश्चन में बोल रहा था। आपको आप इतना बताइए कि क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझाए हैं, तो मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ये हमें शो करने का तरीका था, दिखाने का तरीका था, ठीक है, कि कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है, कैसे दिखाया जाता है शो करके, ठीक है, जिस टाइप से आप परिमेय वाला बताए थे, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उसी टाइप से इक्विलिब्रियम परिमेय का प्रयोग करके यूज करके हमें क्या करना है सर, कि दर्शाना है फिर से कि धनात्मक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, का घन। इस बात को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था ना, उस क्या बोला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग बोला था, पर इस क्वेश्चन में घन बोला है। इसी बात को आपको थोड़ा सा ध्यान समझना है कि इन सभी क्वेश्चन में, चलिए एक बार करके दिखा देते हैं, या फिर क्या करें, इन सभी क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं, याद है ना, स्क्वायर किए हैं। और पर इस क्वेश्चन में करा है क्यू, घन। घन का मतलब होता है क्यू, अभी आपको नीचे हम समझा रहे हैं, जो कि 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। समझ रहे ना इसी बात को, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में वर्ग बोला था। देखिए हम समझाते हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन में यही चीज लिखा था इक्विलिब्रियम प्रमेय का, उसका प्रयोग करके क्या करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक, उसमें बोला था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पर वहां पर वर्ग बोला था। ये तो बोला था कि धनात्मक पूर्णांक, पर वहां पर वर्ग बोला था, यहाँ पर घन बोला है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप का होता है। तो चलिए हम समझते हैं। तो समझने के लिए क्या क्या हम करेंगे, चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात a = bq + r, तो जैसा हर क्वेश्चन में किए हैं उसी टाइप से इसमें भी, जैसे इसमें 9m दिया है तो हम क्या किए, a = 9m एंड +0 लगा दिए यहाँ पर, r के जगह पर क्या लगा दिए हैं 0। इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, खुद से 0 लगा दिए हैं, a = 9 है। यहाँ से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि v का वैल्यू कितना है, 9 है, और r का वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पर फिर क्या किए, a बराबर यहाँ पर b है, तो b की जगह पर 9 यहाँ पर है तो 9 हो गया, एंड m है, Q है उसके बाद, तो Q की जगह m है तो m हो गया, एंड R की जगह पर 1 है तो 1 हो गया। ऐसी टाइप से a = 9m+8 यहाँ पर है तो 9m+8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 9 आया, ठीक है। हमारा b जो है ना वो 9 है, मतलब किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। तो इसमें क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि हम एक धनात्मक पूर्णांक 4 लिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्यों नहीं लिखे हैं सर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, मतलब एक संख्या हम 4 लिए हैं जो कि धनात्मक है, ठीक है, 4 लिए हैं, और उसमें उसके बाद क्या बोला है, उसका घन, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो घन का मतलब है कि Q, इस संख्या का Q, तो Q करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका होता है 64, 64, ठीक है। तो 64 आ गया। अब कितना से हमें इसमें भाग देना है, 9 से देना है। जो भी संख्या आएगा, आप जो भी संख्या को मान रहे हैं उसमें कितना से भाग देना है, 9 से भाग देना है, क्योंकि यहाँ पर b जो है ना वो 9 है, और 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आया। तो आप खुद बताएं 1 के रूप का आया कि नहीं, 9m+1 बोला है तो 1 यहाँ पर है, 1। शेषफल कितना आया, 1 आया ना। बस हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर शेषफल 1 है तो यहाँ पर भी शेषफल 1 आया, जैसा हर क्वेश्चन में बताए हैं। यहाँ पर अब एक और हम ले लिए हैं कि 5 संख्या, एक और हम धनात्मक पूर्णांक लिए हैं 5, फिर उसके बाद घन करना है तो घन किए तो 125 आया। फिर उसके बाद 100 जो भी हमें संख्या आएगा उसमें 9 से भाग देना है। अब 9 से भाग देने के बाद आपका जो शेषफल आया वो 8 आया, तो 8 यहाँ पर है कि नहीं। इसके इसी टाइप से एक और आप कोई संख्या उठाएंगे, उसका Q करेंगे तो उसमें 0 आ जाएगा, कर देख सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन से क्या निकलता है कि कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक उठाइए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे हम 4 लिए हैं, 5 लिए हैं, और उठाने उसको लीजिए, और उसको लेने के बाद उसका घन कर दीजिए। घन का मतलब क्या है, घन का मतलब है उसका Q करना है। कोई भी संख्या उठाइए उसका Q करिए, और Q करने के बाद 9 से उसमें भाग दीजिए। भाग देने के बाद आपको 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 8 आएगा। 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 8 आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब था। और फिर इसमें भी हमें क्या कहा है, दर्शाने के लिए। चलिए दर्शा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए
नीचे देख सकते हैं ध्यान से, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, जैसा और क्वेश्चन माने थे इसमें भी a माने हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना है a का वैल्यू, हमें पता है, खुद क्वेश्चन में बोला है कि आप खुद से मानना है धनात्मक पूर्णांक, तो हम माना धनात्मक पूर्णांक a है एंड तथा b इज इक्वल टू 3, जो कि b इसमें देख सकते हैं आप, b यहाँ पर कितना है 9 है, b यहाँ पर कितना है 9 है, b यहाँ पर कितना है 9, मतलब है कि क्वेश्चन में 9 दिया, सॉरी। देखिए सर यहाँ पर जो है ना b इज इक्वल टू 3 लिए हैं, क्यों लिए हैं आप, तो जैसा कि हर क्वेश्चन में देखे हैं कि इसमें जो b दिया था वही लेना है, कि b की जगह पर 9 है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर 3 क्यों लिए हैं, तो 3 हम इसलिए लिए हैं ताकि हमें जो है ना छोटा से छोटा मिले, मतलब है कि सोल्यूशन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट ना हो। आप जो है ना 9 लेकर देखिए, ठीक है, हम यहाँ पर 3 लिए हैं। 3 लेने का भी एक रीज़न है कि 3 का जो है ना क्यू जो है ना वो 9 होता है, 3 का क्यू कितना होता है 9 होता है, 3 का क्यू 9 होता है, तो हम 3 ही लिए हैं, 2 नहीं ले सकते हैं। 2 का ऐसा नहीं है कि 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे 8 नहीं ना है, b की जगह पर तो 9 है, तो इसलिए हमने 3 का क्यू लिए हैं, ठीक है। आप 9 भी लेकर देखें तो ऐसा ही आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, आप बिल्कुल लेकर देखें, ठीक है। पर यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 लिए हैं, ये भी गलत नहीं है, बस इतना एक करने के लिए b इज इक्वल टू 3 इसलिए लिए हैं ताकि हमारा छोटा से छोटा है ना सोल्यूशन, तो जो थोड़ा जो सोल्यूशन हो वो इजी तरीका से हो, ठीक है। अब देखते हैं जैसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, हम अभी भी कर रहे हैं, नहीं 9 जो है ना लेकर आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है ना वो 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है और b से छोटा होगा, ठीक है, ये हमारा रूल है। और ये नहीं कि हम क्यों नहीं किए, अरे सर हम पहले से ही लिख दिए थे यहाँ पर 3, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर काटना पड़ेगा ना, ठीक है। और क्लास का टाइम भी अब एंड करने का आ गया है, ठीक है, 1 घंटा से शायद ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, अगला काम क्या करेंगे, चूंकि b इज इक्वल टू 3 है, तो अब क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू, सॉरी यहाँ पर b की जगह पर 3 है तो 3 ले लिए, q है तो q हो गया, और r का तो पता नहीं है। अब यहाँ से ये वाला रूल हो जाएगा कि r जो है ना वो 0 से बड़ा हुआ है उसके बराबर हो सकता है, एंड b जो है ना b की जगह पर अब 3 हो जाएगा, तो 3 जो है ना वो r जो है ना वो 3 से छोटा होगा, ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। तो अब r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, r का वैल्यू 3 से छोटा होगा, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो नहीं ना होगा, 0 1 2 3। तो दोस्तों अब अतः r इज इक्वल टू 0 1 2 ले लिए हैं, ठीक है, 3 नहीं लेंगे क्योंकि यानी कि b से छोटा ही ना होगा r, ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक है, और b से छोटा ही होगा, इसका भी रीजन है सर, ठीक है, वो उसको भी कंसेप्ट में बताए हैं। तो r इज इक्वल टू 0 लेने पर तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जो कि अभी हमें मिला है 3q क्वेश्चन से, है ना, जो कि हम लोग माने ही हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो 3q प्लस r जो कि है ना a इज इक्वल टू, आप bq प्लस r भी लिख सकते हैं, पर b की जगह आपको 3 ना लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में जो दिया है, तो 3q प्लस r। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3q प्लस r के जगह 0 सबसे पहले लेना है, तो 0 ले लिए हैं, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3q आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, अब घन करेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, वर्ग किए थे, क्योंकि उसमें बोला था। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी आपके पास धनात्मक पूर्णांक है उसका आप क्या कीजिए, घन कर दीजिए। तो घन करेंगे तो a क्यू इज इक्वल टू 3q का क्यूब। अब क्या करेंगे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है, उसका अब क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी अब देखिए उसी फॉर्म में लिखना है, 9.3q का क्यू, 9 3 का कितना होता है 27 ही होगा, ठीक है। तो इसी बात को आप समझिए कि हमें कितना के रूप का लाना है, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का लाना है। हम अभी आपको थोड़ा देर में दिखाते हैं, पर अभी थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कि 9.3q का क्यू, तो 9 और इतना दूरी को हमने m मान लिए, दूरी नहीं 3q के q को हमने m मान लिए, तो m हो गया, जहाँ m इज इक्वल टू 3q लेने पर, ठीक है। दोस्तों ये वाला हम आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन जो है ना इसी पेज के नीचे है, ठीक है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। हम इसको आपको दिखा देते हैं जैसा उसमें है कि कोई भी क्या बोला था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना या इतना के रूप का, ठीक है, यही ना बोला था। तो हमें सबसे पहले 9m, उसके बाद 9m प्लस 1, उसके बाद 9m प्लस 8 के रूप का लाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें क्या किए, 9m के रूप के लाना था, ठीक है। तो हमने क्या किए, ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से, यहाँ पर 9.3 क्यों ही 3q का क्यों ही क्यों लिखें, ऐसा क्यों लिखे हैं,
ऐसा इसको हम 3 को इधर भी लिख सकते हैं थे, 9 को इधर भी लिख सकते थे। देखिए सब जब आप 3 को इधर लिखेंगे तो 3m यहाँ पर आ जाएगा। जब आप 3 को यहाँ पर लिखेंगे तो 3 यहाँ पर आएगा, तो 3 यहाँ पर भी आएगा और उसके बाद m हो जाएगा। तो 3m के रूप का हमें नहीं ना लाना है, यहाँ पर 9m के रूप का लाना है। इसीलिए 9 पहले लिए, 3 बाद में लिए और 3q के घन को q को हमने क्या किए, m मान लिए। हो गया उसी के रूप का। अब जब ये वाला हो गया तो अब इसके रूप का लाना है, फिर इसके रूप का लाना है। तो चलिए नेक्स्ट वाला 9m+1 के रूप का लाते हैं। अब इसके लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों अगला देखते हैं r = 1 लेने पर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, a = 3q + r। ठीक है, अब अगला में क्या हो जाएगा, 3q एंड r की जगह 1 है तो 1। अगला हो जाएगा, दोनों साइड क्या करेंगे आप, क्यू करेंगे, याद रहे घन, सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यू करेंगे, घन करेंगे। तो घन करने के लिए a का क्यू a = 3q + 1 इसका क्यू। अब अगला में क्या हो जाएगा, अब इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है aq + bq, उसके बाद प्लस 3a² + 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले aq था, aq के जगह 3q + bq 1 का क्यू + 3 एंड a² तो 3q का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू 1 क्योंकि b यहाँ पर होता है प्लस 3ab का स्क्वायर 3 एंड a की जगह 3q इंटू b का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक इसको बनाना ना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना, मुश्किल है। और इतना क्लास में आ गए कि ये कर क्या रहे थे सर। चलिए अब 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा, उसका क्यू हो जाएगा +1 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होता है, इसका क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा यहाँ से आया। अब अगले पेज में हम देखते हैं, तो उसके बाद 27q का घन प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन तीनों में जो कॉमन है ना, 9 से तीनों जो है ना डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 9 कॉमन ले लिए। अब हो जाएगा 9 × का 27, 3 से ये वाला कट जाएगा, ये भी 3 बार में और ये 1 बार में कटेगा, तो यहाँ पर q हो जाएगा, यहाँ पर जो बचा है उसको लिख देंगे +1। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा 9, इसको 9 ले लिए और इन तीनों को इन सभी को क्या किए, m मान लिए, तो m प्लस यहाँ पर 1 है तो 1, m = 3q, मतलब जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो हमें आप इतना ही समझिए कि किसी भी हाल में हमें उसके रूप में लाना है। सबसे पहले क्या बोला था, 9m बोला था, तो 9m के रूप का आ गया है। उसके बाद हमें 9m+1 भी मिल गया, और तीसरा नंबर पर क्या बोला था, 9m+8 के रूप का आना चाहिए। ठीक है, तो अब r = 2 लेने पर तो a = 3q + r, फिर इसके बाद a = 3q एंड r की जगह पर 2 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यू करेंगे, क्यू घन करेंगे, aq = 3q + 2 इसका q हो जाएगा। घन करेंगे तो यहाँ पर उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग aq + bq, तो aq एंड b की जगह 2 है तो उसका 2 का q प्लस उसके बाद फॉर्मूला जो होता है वो 3 क्वेश्चन फॉर्मूला में ही होता है, तो 3 उसके बाद होता है a², तो a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू उसके बाद b होता है, तो b की जगह पर 2 है प्लस उसके बाद क्या है, उसके बाद होता है 3 यहाँ पर हो गया, उसके बाद होता है a 3q हो गया इंटू उसके बाद b² होता है, तो b² की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो अगला स्टेप में 9 का यदि q करेंगे तो 27q उसका घन हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, इसका q करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 में 2 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। 3 3 9 9 3 27 27 दूना 54, उसका q² प्लस 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, तो 36 का q हो गया। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, अब इसको क्या 8 को क्या करेंगे, इधर ला देंगे, तो 27q प्लस 27q उसका q हो जाएगा 54q² प्लस 36q प्लस 8 को इधर ला दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी में से जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे, 9 यहाँ पर कॉमन है, तो 9 से जो है ना 3 बार में 27 कट जाएगा, तो 3q का उसका q हो जाएगा, 9 से 54 6 बार में हो जाएगा, तो 6q का स्क्वायर प्लस 9 से जो है ना 36 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 4q प्लस यहाँ पर 8 को अकेला रख दिए। ठीक है, अब देखिए 9m+8 हो गया, 9m+8 है ना, तो जहाँ m = इतना लेने पर, ठीक है, इसको क्या किए m मान लिए, तो यहाँ पर m हो गया 9 हो गया, इसके 9 के लिए 9 इसको m मान लिए और यहाँ पर 8 है तो 8। ठीक है, अब क्या लास्ट में क्या लिख देंगे,
अतः सभी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना के रूप का होता है। ठीक है, तो हमने किसी भी हाल में क्या किए, इसके रूप का ला दिए। जो क्वेश्चन में बोला था कि 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 इन्हीं तीनों के रूप का आना चाहिए, इसी रूप में हमने ला दिए और यहाँ पर लिख दे क्या था, सभी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना के रूप का होता है। ठीक है, और यहाँ से जो कहना चाहता था वो हम आपको बता दिए कि यही कहना चाहता था कि कोई भी अब धनात्मक पूर्णांक उठाइए, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठाइए और उसका घन कीजिए, क्यू कीजिए, और फिर उसके बाद उसका जो शेषफल आएगा वो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 8 आएगा। मतलब 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देंगे, किसी और से नहीं, 9 से भाग देंगे तो आपको जो शेषफल आएगा वो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 8 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे। ठीक है, ये हमें दर्शाने का तरीका था। ठीक है, किसी भी हाल में हमें 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का लाना था, तो उसके लिए तो हमें सब करना था, जिसको हम कर दिए। ठीक है, अब चलिए सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर कमेंट करें। चलिए सर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप ये भी ले लिए होंगे। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। सर, इसको आपको लिखना मतलब समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, अब गुस्सा ना होइए कि इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि हो गया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला स्क्रीनशॉट लीजिए सर। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए सर। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, उसके अगला स्क्रीनशॉट लीजिए सर। हो गया, उसके अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला लीजिए। हो गया, उसके अगला लीजिए सर। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए सर। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, यहाँ पर हमारे सारे स्क्रीनशॉट हो गया, मतलब जितने भी क्लास में पढ़ाई हुआ था उन सभी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आप स्क्रीनशॉट लिए हैं उन सभी स्क्रीनशॉट से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद उसको खुद से बनाना है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। नोट्स मतलब होता है कोई फेयर कॉपी, आप जानते होंगे कि फेयर कॉपी जिससे बनाया जाता है उसको नोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप से 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 बार मत देख लीजिएगा, 2 ही बार है। ठीक है, और आज है 15 अगस्त, है ना, और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। और एक और बात कुछ कहना चाहते हैं, आज़ादी का मतलब सिर्फ ये बाहरी दिखावा नहीं कि हम क्या किए कि नारा लगा दिए, झंडा फहरा दिए, समझ रहे बात को। ये आज़ादी का मतलब ये बाहरी दिखावा नहीं होता है।
ठीक है, एक बार ज़रूर इस पर थॉट करिए। ठीक है, आज़ादी पर पिछले क्लास में भी हम आपको कहे थे क्लाइमेट चेंज पर या फिर किसी और चीज़ पर एक टॉपिक दिए थे जिस पर आपको थॉट करना था, सोचना था। एक बार इन सभी चीज़ों पर ज़रूर सोचिए। ठीक है, और जैसा कि क्लास के बीच में ही हम आपको बोले थे कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही मत मान लेना है। घर में ऐसा होता है तो होता है, क्यों? तुम्हें हटाना नहीं है, हटाने का प्रयास करो। तुम मत मानो, तुम्हारे घर में ना होता है, तुम मत मानो। दोस्तों तो समझ रहा है ना, किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मानना है, प्रूफ मांगो उसका। बुक में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो प्रूफ नहीं मांगता है? बिना उसको प्रूफ दिए हर वो क्वेश्चन होता है जिसे जो प्रूफ मांगता है हम उसे प्रूफ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं ना मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, हर वो चीज़ पर सवाल उठाओ जो माना जा रहा है, जो ट्रेडिशनल है। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, एक बार ज़रूर सोचिए।